बेंगलुरु में विपक्षी दलों की ट्वीट की बैठक को अगले आम चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है और इसी बीच एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने इस बैठक को पटना में हुई बैठक की अगली कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम एकजुट हैं। This meeting is a continuation of the process that was started in Patna a few weeks ago. I think it's important that we put up a united stand against everything that is going wrong in this country, particularly the way in which the constitution is being eroded, the way in which the secular fabric of this country is being undermined, and all sensible parties need to come together and unite in opposition to this. और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला का कहना है, जो कश्मीर के कार्यकारी अध्यक्ष है, कि धर्मनिरपेक्षता भारत का आधार है, लेकिन बीजेपी देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। फैब्रिक है हमारी कौम का, यही सरमाया, हम भाईचारे के साथ रहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से हेटेड पॉलिटिक्स जो है, नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं और सब लोग किस ढंग से उसका मुकाबला यहाँ पे करें, उनके बढ़ते हुए कदमों को किस ढंग से रोकें, ये राजनीति यहाँ पे होगी। और राजनीति के आड़ में राजनीति के वहाँ पे है कि सारा विपक्ष अब एकजुट हो रहा है कि भाजपा की जन विरोधियों का डट कर मुकाबला किया जा सके। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो मैं समझता हूँ कई जगह पर बुलडोज करने की इंस्टीट्यूशंस की बात उनकी तरफ से आई है, तो हम कलेक्टिवली सारी विपक्ष इकट्ठा जिस ढंग से हो रहा है, हमें लगता है कि इसका दबाव ज़रूर बनेगा और भाजपा जन विरोधी नीतियाँ अपनाने में ज़रूर उसके कदम रुक पाएंगे। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कहा कि जो दल हमेशा भारत के हित के खिलाफ खड़े रहते हैं वो आज भारत के विचार को बचाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को रोकना उनके लिए असंभव होगा, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। मुफ्ती जो कि पीडीपी अध्यक्ष हैं वो भी हिस्सा लेने पहुंचे हैं और सीधा निशाना बीजेपी पे साधा है। उनका कहना है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको बचाने की कोशिश है। और वहीं उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह पे ताक पे रख के जम्मू कश्मीर में 370 को तोड़ा गया है, इन तमाम मुद्दों के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, इसमें रिएक्शन लेंगे। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आज विपक्षी पार्टियां खासकर जो एनसी पीडीपी वहां पे इकट्ठी हुई हैं और महबूबा मुफ्ती का एक बयान देना कि आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की कोशिश है उनकी? देखिए, जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं उनका इंडिया से कितना लगाव है ये दुनिया जानती है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, भारत के विरोधियों का साथ देना, ये हमेशा से उनका एजेंडा रहा है। अभी हाल ही में कल जो कुछ टर्मिनेट किए गए हैं कुछ लोगों को, तो उनके बारे में जो कि आईएसआई के लिए काम करते थे, पाकिस्तान के लिए काम करते थे, उनके लिए उनका क्या कहना है हम खुद समझते हैं। जहां तक विरोधी जो विपक्षी एकता करने बेंगलुरु में बैठे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ये पहले भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। इनको सिर्फ डर भारतीय जनता पार्टी का और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी का है। सत्ता के लालची ये लोग ये किसी भी स्तर पर जाने की ये तैयार बैठे हैं। पहले ये तय करें कि इनका कौन प्रधानमंत्री होगा। इनके उसी में से 15 प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं। ये कुछ दिन की बात है, बाद में ये दिखाई नहीं देंगे। 2024 के इलेक्शन आपको लगता है उस पर निगाह है इन लोगों की और जो है बयानबाजी करके कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने की कोशिश है? भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभुत्व को और लोकप्रियता को शायद इन्हें रास नहीं आ रही। उसी का परिणाम है कि ये इस प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं। 2024 भारतीय जनता पार्टी फिर से सबसे बड़ा दल बन करके जीत करके आएगी, ये तय है। हमने ईमानदारी से सेवा के रूप में लोगों के बीच में काम किया है। ये संकट काल के दौरान चाहे वो देश को किस प्रकार से बचाया, वैक्सीनेशन दे करके, सर्वे भवन्तु सुखिना, पूरा विश्व एक परिवार है, विश्व ये उसी हिसाब से वासुदेव कुटुंबकम का नारा लेकर के हमने और भी 70 देशों को साथ में जोड़ा है। आज कूटनीति हो, आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, उस सभी में भारत आगे है। तो ये लोग जनता हमारे साथ है। ये विपक्ष जो मर्जी कहे, वो 2024 तक हमें कुछ नहीं कर सकता।
और पुंछ में सुरक्षा बलों को 24 घंटे में 2 बड़ी कामयाबियां मिली हैं। सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। आज शिंद्रा टॉप और मैदाना गांव में सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में 4 आतंकवादी मारे गए। उनके कब्जे से 4 AK-47 राइफलें, 2 पिस्तौल समेत अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादी विदेशी हैं और उनकी पहचान की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पे यहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं। तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाला हुआ है। भी दिखाएंगे आपको जो गोलियों की आवाज इस है वो अब बढ़ रही है और कॉर्डन किया गया है, उसको सील कर दिया गया है। पुंछ के सुरनकोट सेक्टर में कल से शुरू हुआ ऑपरेशन खत्म हुआ है। 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और लेकिन अभी भी इस पूरे एरिया में जहां सिंद्रा टॉप है, जहां हम खड़े हैं, वहां पे अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो ड्रोन के माध्यम से सर्च ऑपरेशन चप्पे पे चलाया जा रहा है। ये ड्रोन है या इसमें नाइट सर्वेलेंस का पूरा सिस्टम है और ड्रोन के जरिए ही इस जंगली इलाके में भारी धुंध है यहाँ पे पड़ी है, इसी का सहारा लिया जा रहा है। और जो कल ऑपरेशन हुआ था उसमें आर्मी का कहना है कि इन्हीं ड्रोन के जरिए जो 4 आतंकवादी हैं उनकी लोकेशन को ट्रेस किया गया था। उसकी मदद से ही, इसी ड्रोन की मदद से ही उनका ट्रेस आउट हुआ और उसके बाद उनके साथ मुठभेड़ हुई जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए। कुछ हथियार भी उनसे मिले हैं। हालांकि ऑपरेशन खत्म है, जो इनकाउंटर ऑपरेशन है वो खत्म है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं। और इसी ड्रोन के जरिए अब पूरे इलाके में जो ये सुरंगकोट का एरिया है जहां पे ये इनकाउंटर हुआ था, इस पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है इस ड्रोन के जरिए। और इस ड्रोन के जरिए देखा जा रहा है कि इन घने जंगलों में, इन पहाड़ी इलाकों में और इन घने बादलों के बीच कोई और आतंकवादी तो नहीं है, क्योंकि ऐसा शुबा है आतंकवादी आर्मी को कि कोई और आतंकवादी यहाँ पे छुपे हो सकते हैं और उन्होंने इन्फिल्ट्रेट की होगी। क्योंकि जो ये 4 आतंकवादी मारे गए हैं और उससे पहले 2 आतंकवादी मारे गए थे चकंदाबाग में, उससे जाहिर है कि कुछ और मॉड्यूल लश्कर, जैश और बाकी आतंकवादी संगठनों के इन घने जंगलों में हो सकते हैं, इस सुरनकोट एरिया में, पुंछ के LOC में और राजौरी एरिया में। तो उस चीज को देखते हुए अब ड्रोन की भी मदद ली जाती है। ड्रोन जो है ये सोफिस्टिकेटेड, उसमें सारी जो चीजें हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो भरी होती है। रात को भी ये इसमें नाइट सर्वेलेंस का सिस्टम लगा हुआ होता है। तो ये आर्मी की एक कोशिश है कि जहां इन घने जंगलों में, जो आप घने जंगल देख रहे हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, बादल छाए हुए हर तरफ हैं और घने जंगलों में, इन एरियाज में कोई और आतंकवादी तो नहीं है। इसीलिए जो व्यापक सुरक्षा के जो सर्च ऑपरेशन है जगह जगह पे वो चलाए जा रहे हैं और ये इस ड्रोन की मदद ली जा रही है। अगर हम इस ड्रोन की बात करें तो इस ड्रोन को एक अच्छे खासी तरीके से ऑपरेट किया जाता है। आप देख सकते हैं जो ऑपरेशनल पार्ट है इसका, बिल्कुल आर्मी की तरफ से इसको एक टेक्नोलॉजी के तरीके से, एक बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसका ऑपरेशन किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है। इसको थ्रू जो लैपटॉप के थ्रू मॉनिटर किया जाता है इसकी मूवमेंट को, और उस मूवमेंट के आधार पर ही इसको जो बिल्कुल इसकी ऑपरेशन की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल जो ड्रोन है उसकी जो गतिविधियाँ हैं हर जगह पे वो चल रही है और इस ड्रोन से ही बड़ा फायदा आर्मी को मिल रहा है, जहाँ पे उसको सिक्योरिटी जो आतंकवादियों की लोकेशन का पता चलता है और फिर उसके बाद वहाँ पे वो ऑपरेशन करते हैं। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 सुरनकोट पुंछ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हाजियों की वापसी शुरू हो गई है। सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और DC बडगाम और अन्य अधिकारियों ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाजियों के पहले काफिले का स्वागत किया। वहां हाजियों के रिश्तेदार भी मौजूद थे। न्यूज़ 18 JKLA से बात करते हुए कई हाजियों ने हज करने पर अपनी खुशी जाहिर की। हाजियों की घर वापसी के लिए सऊदी अरब और श्रीनगर के बीच 38 उड़ानें होंगी। सभी आज़मीन की वापसी जो अब हज कर चुके हैं उनकी वापसी प्रक्रिया 2 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। पहले 2 दिनों के दौरान 2 परवाजें आएंगी, उसके बाद हर दिन 3 उड़ानें यानी 3 परवाजों से जो हुजाज इकराम है वापस होंगे। मुझे बताइए, आज यहाँ पर जो हुजाज इकराम है उनके आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। आप यहाँ पर आए, किस तरह की फीलिंग्स है, क्या कुछ मैसेज? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह का शुक्र है ये सफ़र महमूद से घर वापस तशरीफ़ ला रहे हैं और सफ़र इनका अच्छा रहा और खुशी से है कि अल्लाह करे इनकी दुआएं जो हैं, जो इन्हें की हैं, उससे हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इस रियासत को, इस मुल्क को।
बहुत खुशी है। हमने तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ की, यहाँ के लिए दुआ की, कश्मीर के लिए भी, सऊदी अरब के, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह इंतजाम किए। मन भर रहा है, दिल भर रहा है खुशी से। सबके लिए दुआ किया, सब मुसलमानों के लिए ये हज फरीज़ात अदा करे, हर मुसलमान, हर कोई। बहुत गवर्नमेंट शुक्रिया करान, यम गवर्नमेंट गोडनुत शुक्रिया कि यमो कर मुंतखब तो सूजिक हज बैतुल्लाहस पे दुक मौका गसनस। अम पतन बह सऊदी गवर्नमेंट करान बड़ जबरदस्त यह पजीराई कि तमो जनाब अली थो जबरदस्त एहतराम, जबरदस्त इंतजाम हाजन हंद खतर। हतान कि यह बूजमुत कि तथा तकलीफात बाकी चीज, तथा खेन चन, तथा बिस्तर, तथा यह आराम करने का इंतजाम, मगर चूंकि तत वुच प्रथ कुन जाए, चाहे इस मिना गए, चाहे इस मुजल्फा गए, चाहे इस अरफात गए, प्रथ कह चीज तत बड़ बेहतरीन पे तमो थोमुत यह सजावित। सफर रूट जान, मगर मदीना पाकस मन गवर्नमेंट का इंतजाम, बाकी रूट ठीक पे, बाकी जहाज मन असल। बाकी क्युत रोद क्या हज बनो तुम वन कह खुशी है? खुशी है, रुकन इस्लाम गो मुकम्मल खुदा सद फजल शुक्र रबस कुन खुश आज समखो तुम कह खुशी? बहुत ज्यादा खुशी है। आई एम टू हैप्पी, आई कांट एक्सप्लेन, बिकॉज़ daughters are nothing without parents. क्या कुछ खसूसी दुआ करो तय? सोरे असल को सोरे सारे को दह रुत अद क्या क्या दुआ मंगो तय? दहन सारे को सेहत गछ आसन, उर्जू गछ आसन, बोड चीज दवा सेहत, बे गछ रिज को रोजगार साई सबब कर प्रथ कंस बी क्या ये दुआ छत मंगो। वारिया खुशी अल्लाह ताला गस कबूल थावन, वारिया बेहतर रूद, सफर रूद वारिया बेहतर, अमन अमान गस कायम गसन, बेरोजगारी गस खत्म गसन, अमे खतर कर दुआ, सही सलामत गई सारी रोजन, जवान गई खत्म, बेगरी गई आम। बाकी मे वन तुम आज कर तुम हज मुकम्मल, योर गए तुम सफरस खतर और आयु तुम हज बनित, क्युत मसरता क्या वनकस बासान? अल्लाह ताला को लछपत शुक्र कि अल्लाह ताला कोर हिदायत, यह बड़ खुशी की हिदायत बनो। रोशनी घोटाला मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप दाखिल किए गए हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। ये करोड़ों की जमीन हस्तांतरण का मामला है। विशेष न्यायाधीश सीबीआई श्रीनगर ने पूर्व आईएएस अधिकारियों पर आरोप लगाया है। रोशनी भूमि योजना में बशारत अहमद धार, महबूब इकबाल, एजाज इकबाल, मुश्ताक अहमद मलिक, अकरम खान और सज्जाद परवेज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है। एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा प्यार की आड़ में जासूसी या किसी गलत इरादे से भारत तो नहीं आई है। सीमा हैदर को लेकर कई सवाल हैं, जिनका जवाब तलाशने के लिए जांच एजेंसियां अब दिन रात एक कर चुकी हैं। सोमवार को यूपी एटीएस की टीम ने सीमा से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। सवाल जवाब के बाद सभी को छोड़ दिया गया, लेकिन एटीएस ने आज फिर सुबह सुबह सीमा को अपने साथ एटीएस ले गई और यही कयास लगाया जा रहा है कि फिर से जो है पूछताछ की जाएगी। शिमला में रामपुर के पांडाधार के करीब सड़क धंसने से एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। 1 माह में यह तीसरा बड़ा हादसा है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने शवों को निकाला है। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान ननखरी निवासी वीर सिंह, हिम्मत सिंह और रतन के रूप में हुई है। शिमला में सीएम सुक्खू सुबह ही सचिवालय पहुंच गए और उन्होंने एक एक करके सभी जिलों में हो रहे राहत बचाव कार्यों पर अपडेट लिया। इतना ही नहीं, सचिवालय के लिए सीएम सुक्खू सुबह 8:30 बजे पैदल ही ओक ओवर के लिए निकल गए। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से सीएम सुक्खू पैदल चले जा रहे हैं, और न सिर्फ ये कि वो पैदल जा रहे हैं बल्कि उनके साथ कोई बहुत ज्यादा लाव लश्कर भी नहीं है। और सीएम को इस तरह से सड़कों पर पैदल चलते देख काफी लोग जो रास्ते में मिले वो काफी हैरान भी हो गए। कई लोगों ने सीएम से बातचीत की और सीएम के साथ सेल्फी भी ली।
और इन सब के बाद पैदल सचिवालय जाने के दौरान सीएम सुखो ने स्कूल जा रहे बच्चों से भी मुलाकात की और उनसे हालचाल जाना। आपदा के समय लाहौल स्पीति में ऑपरेशन चंद्रताल सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, सीपीएस संजय अवस्थी और उनकी टीम की जमकर प्रशंसा हुई। लेकिन कैबिनेट मंत्री जगत सिंह ने 21 साल के जेसीबी ऑपरेटर सुखदेव को इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हीरो करार दिया, जिसने अपनी जान और भूख प्यास की परवाह किए बगैर 18 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 300 लोगों की जान बचाई। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नेगी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कहानी बताई। आज नहीं निकालेंगे इनको, अभी इनको थोड़ा अभी काफ़ी जो है राहत है, क्योंकि ज़्यादातर जो नेशनल हाईवेज हैं हमारे वो रेस्टोर हो गए हैं और अभी कुछ जो पास्चर्स में हमारे जो भेड़ पालक है उनका जो है कुछ जगह से अभी जो है उन तक राहत पहुंचाना है। वो राहत भी जो है वो कोई राशन या उसकी मांग नहीं कर रहे हैं। जो बारिश और बर्फ़ के कारण दवाइयों की जो ज़रूरत है उनको, तो उसके लिए हमने आज ही जो है स्पीति साइड से भी एक टीम गठित करके उन तक दवाइयाँ पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुल्लू बड़ा सुंदर इलाका है और वहाँ पर जो है आजकल प्लम भी बहुत बढ़िया जो है पके हुए थे, परंतु रोड ब्लॉकेड के कारण इनका प्लम जो है मार्केट नहीं पहुंच रहा था और भारी वर्षा के कारण प्लम के फसल को भी नुकसान हो रहा था, वो फटने शुरू हो गए थे। तो इनके लिए भी तुरंत राहत की ज़रूरत थी और एक छोटा रास्ता बीच में था जो रायसन और पतलीकूल को जोड़ता है। और हिमाचल में बारिश, बाढ़, आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सुखो सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम सुखो ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि पक्के मकान और कच्चे मकान खोने वाले परिवार को अब 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे पहले यह राशि पक्के मकान पर 12,500 और कच्चे मकान पर 10,000 रुपए थी। वहीं ढाबे और दुकानों में सामान के नुकसान के लिए वित्तीय सहायता यानी जो माली मदद है उसे 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा खेतों को नुकसान, मवेशियों के नुकसान के लिए भी माली मदद यानी वित्तीय सहायता दिए जाने का ऐलान किया गया है। सीएम सुखो ने ट्वीट करके बताया कि विशेष मानदंडों के तहत 7 जुलाई से 15 जुलाई 2023 के बीच आई बाढ़, बादल फटने या लैंडस्लाइडिंग यानी भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और आपदा से जुड़ी बड़ी खबर है कि 24 जून से अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोग अब भी लापता हैं। वहीं अब तक 140 लोग घायल हुए हैं, 490 घर ढह गए हैं, 4,146 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। प्रदेश भर में 133 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रदेश को नुकसान का आंकड़ा 4,635.58 करोड़ को पार कर गया है। वहीं 5 NH यानी नेशनल हाईवेज समेत 647 सड़कें बंद हैं, 1,115 ट्रांसफार्मर ठप है और जलापूर्ति की 543 योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। शिमला कालका रेल सेवा को 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ट्रैक के क्षतिग्रस्त हो जाने के चलते यह फैसला किया गया है। बता दें कि सोलन कालका के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, साथ ही कई स्थानों पर पेड़ और पत्थर भी गिर गए। यहां 9 जुलाई से शिमला कालका हेरिटेज ट्रैक पर रेल सेवा ठप है। न्यूज 18 की टीम लगातार उन इलाकों की ओर बढ़ रही है जहां तबाही का मंजर डराने वाला है। ये तस्वीरें सैंज घाटी की हैं जहां पिन पार्वती ने तबाही मचाई है, जिसका डर आज भी लोगों में मचा हुआ है। यहां नदी अपने साथ सब कुछ बहा कर ली गई। 10 जुलाई से यहां न बिजली है, न पानी है और न ही मोबाइल नेटवर्क। घाटी में ज्यादातर संपर्क मार्ग बंद हैं और किसानों के टमाटर और सब्जियां सब खेतों में सड़ रहे हैं। यहां कई किलोमीटर दूर से कंधे पर उठाकर मरीजों को लाना ले जाना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि NHPC ने पिन पार्वती के किनारे जगह जगह की डंपिंग भी कर रखी है। यहाँ से लेकर ऊपर तक था बाजार, निचली साइड भी बीच में था रोड, ऊपरी साइड बिल्डिंगें थी। यहाँ से लेकर जहाँ सीमेंटेड बिल्डिंग नजर आ रही है यहाँ तक बिल्डिंगें थी, वो सारी नदी में बह गई।
बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा, मतलब 2-3 डैम थे पीछे NHPC के और काफ़ी भारी मात्रा में पानी आया, जिसकी वजह से मतलब सभी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आज तक काफ़ी सालों से हमारी भी उम्र काफ़ी हो चुकी है, मतलब आज तक कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, हमने देखा नहीं कभी। तो जो इस बार जो नुकसान हुआ, मतलब कि वो जो तो बता रहे हैं कि 3 डैम थे, सभी का पानी एक साथ में छोड़ा, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। कोई सायरन नहीं बजा इसमें है? या अलर्ट नहीं किया गया, कोई अलर्ट नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, कुछ सिग्नल नहीं था। एकदम से पानी छोड़ा और पानी ऐसे छोड़ा कि उन्होंने पूरे अपने चारों ये गेट खोल दिए और पानी इतना बड़ा कि आदमी को भगाने के लिए रास्ता नहीं मिला। यहाँ पे साइड में इतना नुकसान हुआ है, बहुत करोड़ों का नुकसान हो चुका है इस टाइम। गाड़ी चले गई, 3 गाड़ियां चले गई और एक मशीन गई, वो ब्लॉक बनाने की, वो भी चले गई, जमीन भी गई, सारी जमीन हो गई, सारे शेड भी चले गए, घर भी चले गए, सारे जो भी है। एक शेड में था पूरा वो टाइल से भरा हुआ, पूरा 5-6 लाख का सामान था, अभी लाया हुआ चंडीगढ़ से, वो भी चले गया सारा। और सारे शेड वगैरह, बकरियां चले गई, मुर्गे थे कोई किराएदार पूरे बर्बाद हो गए, सारे सब कुछ ले गया, कुछ भी नहीं बचा है। किराएदार के वो रखे थे उनका भी नहीं कुछ बचा है। कुल्लू मनाली के काइस में बादल फटने से हुई तबाही का पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय सरकार और प्रशासन को संयम के साथ काम करना चाहिए। जिस तरह से विधायक और CPS लोगों को राहत राशि के तौर पर कैश बांट रहे हैं, ये तरीका गलत है। प्रशासन इस राशि को बांटने के अगर विधायकों का इंतजार करती है तो समय रहने से पहले ये राशि प्रभावित परिवारों तक नहीं पहुंचेगी। इसके लिए सरकार को राहत राशि को डिजिटल माध्यम से देना चाहिए।